नमस्कार, टीजीएस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ गोकुल चौधरी। आज हमारे साथ एक मेहमान है जिनका मैं आपसे परिचय कराऊंगा। बहुत सारे लोग हैं जो परिचित होंगे जो साइंस से जुड़े हुए हैं। साइंस के बेताज बादशाह कहें या जोधपुर संभाग के वन ऑफ किंग डॉक्टर अशोक ढाका बिश्नोई, जिंक नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर। और अभी इन्होंने एक नया स्कूल शुरू किया है जिसका नाम है जिंक ब्राइट फ्यूचर स्कूल लोहावट। बहुत सारी बात करेंगे साइंस से जुड़ी हुई और बच्चों से जुड़ी हुई, और आजकल के इस वातावरण में क्या चल रहा है, आने वाला समय किसका होगा। तो मैं आपकी आज्ञा से स्वागत करता हूं सर का। सर, हमारे स्टूडियो में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच गोकुल जी, शुक्रिया। वैसे आप जोधपुर से यहाँ पधारे और लगभग मेरे ये 5वें गेस्ट आप जोधपुर के। टीजीएस आजकल जोधपुर तरफ ज्यादा ही बढ़ रहा है कुछ, और हमारा सौभाग्य है कि हमें एक ऐसे व्यक्ति से मिलने का मौका मिला है जिसके रग रग में साइंस बचा हुआ है। बिल्कुल सर, सच कहें तो मैं काफी टाइम से आपको भी वॉच करूं। आप रियल फैक्ट और सोसाइटी में एक अवेयरनेस का काम करते हैं, और जो नई यूथ आ रही है उसको सही डायरेक्शन देने का काम करते हैं। तो शायद इसलिए हमें सौभाग्य मिला आपसे मिलने का। नहीं, हम आप जैसे पढ़े लिखे लोगों से सीखते हैं, देखते हैं कि क्या कैसे चल रहा है, किस विषय पर बात। जैसे आज आप हमारे पकड़ में आ गए कि साइंस पे भी थोड़ी बात करनी चाहिए। तो शुरुआत करते हैं आपके जीवन से जुड़ी बातों पे कि आपके बचपन के बारे में थोड़ा बताइए। सर, एक्चुअली मेरे फादर रिटायर्ड कैप्टन खियाराम जी ढाका जो आर्मी में थे। मेरे बड़े भाई है ट्रेवल्स और कार बाजार का काम करते हैं। अच्छा। और आर्मी बैकग्राउंड में शुरू से डिसिप्लिन था। मैं गवर्नमेंट स्कूल से मैंने 12th किया। मैं लाहौर से पढ़ा हूँ। मम्मी जो है हाउसवाइफ है, एक सिस्टर है। तो सबसे पहले तो मैं मम्मी पापा का शुक्रिया बोलता हूँ कि एक आर्मी बैकग्राउंड की फैमिली में पैदा हुआ। और गवर्नमेंट स्कूल से 12th करने के बाद में हर किसी बच्चे का सपना होता है कि मुझे जिंदगी में कुछ बनना है। तो बहुत ज्यादा ब्रिलियंट नहीं था मैं उस समय। अच्छा, पढ़ाई में एवरेज थे? हाँ, बहुत ब्रिलियंट नहीं था। तो सोचा नीट और एमबीबीएस मामला थोड़ा टफ पड़ेगा, तो मैंने नर्सिंग प्रोफेशन को चुना। अच्छा। और मैं चला गया ग्वालियर मध्य प्रदेश जीएनएम नर्सिंग करने 2000। क्यों उस समय राजस्थान में साइंस का मामला कुछ कमजोर था? बाहर क्यों गए आप? साइंस का मामला अच्छा था, और बट मैं ऐसे सर्च कर रहा था कि मुझे नर्सिंग के इस सेशन में एडमिशन कहीं मिल जाए। तो उस समय ग्वालियर के एक नर्सिंग कॉलेज का एड न्यूज़पेपर में देखा, और उसकी कटिंग लेके जेब में रखी और ट्रेन में बैठ गया। ये किस साल की बात कर रहे हो आप? ये 2002 की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा, तो डेट ऑफ बर्थ क्या है फिर? 10 जनवरी 1985। दादा हो फिर तो आप साइंस के। हाँ, फिर सेहत का राज क्या है? सर, सेहत का राज है कांस्टेंट हार्ड वर्क करता हूँ, एक रूटीन को फॉलो करता हूँ। अच्छा। और दिन भर बच्चों के बीच में रहता हूँ तो नई एनर्जी मिलती है और कुछ करने का एक भूख पैदा होती है। अच्छा अच्छा, ठीक है, कंटिन्यू करो आगे। जी सर। उसके बाद मैंने 2005 में जीएनएम पूरा किया और मैं चला गया दिल्ली में नौकरी तलाशने। और 2005 में मुझे दिल्ली गवर्नमेंट में नौकरी मिली। 4 साल आप वहीं रहे? 2005 to 7 में दिल्ली में रहा, 2 ईयर। नहीं, मध्य प्रदेश की आप बात करें ना? 3 ईयर वहीं रहे। हाँ, 2002 से 2005 नर्सिंग कंप्लीट। फिर एक सरकारी विद्यालय का छात्र सीधा मध्य प्रदेश पहुंचता है जी। क्या बदलाव देखा आपने उसमें? सर, एक्चुअली बदलाव तो बहुत देखा। मेरे सारे क्लासमेट जो थे वो मैक्सिमम साउथ से थे, क्योंकि उस समय नर्सिंग में एक बड़ा कंट्रीब्यूशन साउथ के लोगों का था। अच्छा। और अपने राजस्थान के लोग बहुत कम रीच कर पा रहे थे। अच्छा। तो एक हिंदी मीडियम से और अपना एक वो फुल अमिताभ बच्चन की तरह बड़ी पैंट और बड़ा शर्ट और उन बच्चों के बीच में बैठे हैं तो फ्लुएंट इंग्लिश बोल रहे हैं। कोई दिल्ली से है, कोई केरला से है। तो बड़ा डर लगा शुरू में। और अच्छा। बस ये था कि गांव से जब आप निकलते हो तो नर्सिंग में एंट्री होते ही गांव के लोग आपको डॉक्टर बोलने लग जाते हैं। अच्छा। कि बच्चा डॉक्टर बनने का प्रेशर ऊपर से, मेंटल प्रेशर। तो वो डॉक्टर का तमका लगाने में बड़ा टाइम लगा। अच्छा। बट मैं उस माहौल में अपने आप को लगातार मेहनत करवाता गया और धीरे धीरे एडजस्ट हुआ। नर्सिंग कंप्लीट हुई। फिर 2005 to 2007 दिल्ली गवर्नमेंट में नौकरी मिली। 2 साल दिल्ली गवर्नमेंट में नौकरी की। फिर फर्दर एजुकेशन का मन हुआ और थोड़ा टीचिंग में इंटरेस्ट था शुरू से, हॉस्पिटल में काम करने के बाद। अच्छा। तो महाराष्ट्र वर्धा चला गया। वहाँ से 2 साल फर्दर एजुकेशन किया, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग। और पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद फिर ग्वालियर चला आया। वापस फिर 2009 से लेके 12 के बीच में पीजी कर लिया। पीजी करके फिर उसी प्राइवेट कॉलेज में वर्क करने लग गया। वर्क करते करते ऐसा लगा कि आज जो एनर्जी है, जो पैशन है, ये शायद एज के साथ कैरी नहीं हो पाएगा।
अच्छा और क्यों ना खुद का कुछ करें। अच्छा। तो फिर मेरे प्रिय दोस्त डॉक्टर हनुमान माना ये पूना में किसी नर्सिंग कॉलेज में वर्क कर रहे थे और मैं किसी कॉन्फ्रेंस पर्पज से वहां गया एंड 2014 के आसपास हम लोग मिले, प्लान किया कि यार खुद का कुछ करें, तो कैसे करें, जोधपुर में ही करें। अच्छा तो उस समय सर का सिलेक्शन जो है जोधपुर एम्स में हो गया, तो हनुमान सर ने स्टिमुलेट किया कि अब अक्की तू भी आ जा, कुछ प्लान करते हैं। ये अक्की जो आपका नाम है ना, अक्की सर, जी। ये कब आपको मिला? ये एक्चुअली जब मैंने अपना टीचिंग प्रोफेशन स्टार्ट किया अच्छा और एक पढ़ाने के पैटर्न से बच्चे काफी पसंद करते थे और धीरे धीरे उन्होंने ये निक नेम जनरेट कर दिया कि अशोक सर नहीं, हमारा अक्की सर। अक्की सर है। और शूट भी करता है आपको ये नाम वैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज पे। हाँ, वो एक उसमें ना एक अपनापन और प्यार हाँ, झलकता है, तो हाँ अब वो ट्रेडमार्क बन गया। मतलब कहीं भी बच्चे मिलते हैं, ये हमारा अक्की सर जा रहे हैं, अच्छा हम अक्की सर से मिलना, तो वो अच्छा लगता है। बच्चों का दिया हुआ नाम है, बच्चों ने सब कुछ दिया। ठीक बात है। फिर 2015 में जो है जोधपुर में JINC के नाम से हमने नर्सिंग कोचिंग स्टार्ट किया और बड़ा टफ टाइम था, बहुत डर भी था। घर वालों की बड़ी एक्सपेक्टेशन थी कि तुम जॉब छोड़ रहे हो, सफल होंगे नहीं होंगे, बट मेरा एक जिद था कि मैं आखिरी सांस तक संघर्ष करूंगा और यदि नहीं कर पाया जी तो जिंदगी में ये अफसोस नहीं होगा तुमने ट्राई नहीं किया। सही बात। और वो 5 बच्चों की जर्नी और आज भगवान के आशीर्वाद से जो है लगभग 2.5 से 3 लाख बच्चे ऑफलाइन ऑनलाइन JNC से जुड़े हैं। जी तो 11 साल का ये हार्डवर्क है और इस संघर्ष में परिवार का साथ, अपनों का साथ, बच्चों का अनलिमिटेड प्यार और आज पैन इंडिया के साथ साथ लगभग 28 कंट्रीज के बच्चे जो है इस JINC संस्थान से जुड़े और कई बच्चों के घर में रोशनी देने में कामयाब हुआ हूँ। संघर्ष जारी है, अभी बहुत कुछ और करना है। आपने जब ये शुरू किया था, सरकारी नौकरी छोड़ने का आपका आइडिया आया जी, तो परिवार ने क्या कहा आपसे, माता पिता ने क्या कहा आपको? परिवार ने यही कहा कि नौकरी नहीं छोड़ना चाहिए और नौकरी के साथ ट्राई करो। तो मुझे लगा कि मैं शायद अपना 100% नहीं दे पाऊंगा। अच्छा। और मैं अपने आप से शायद एक वादा करूं कि मैं एक अपना बेस्ट ट्राई कर लूं लाइफ में, कल मुझे अफसोस नहीं हो। अच्छा। और मैंने देखा है 30 ईयर के बाद में जो है आदमी सच में एक बंधुआ मजदूर बन जाता है। उसको जॉब जरूरी हो जाता है, माँ बाप का खर्चा, बच्चे के स्कूल का खर्चा, बिजली का बिल, जो भी करना ना, ये प्रीमियम टाइम होता है 30 साल। उससे पहले आप बड़ा से बड़ा रिस्क ले सकते हो, आप एक सही डायरेक्शन में अपने आप को सेट कर सकते हो, फिर लगातार उस पर काम करते रहना है। अच्छा। तो यही मैंने ट्राई किया सर। जब आपने ये संघर्ष का दौर शुरू हुआ, आपके शुरू में 5 बच्चों का बात करें, उस समय कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने आपके दिल से साथ दिया कि नहीं अक्की सर आप कर सकते हैं? मेरे जो अभी पार्टनर है, मेरे प्रिय बड़े भाई डॉक्टर हनुमान, वो हमेशा बैकबोन के रूप में मेरे साथ खड़े रहे। अच्छा। मेरे रियल बड़े ब्रदर है विष्णु ढाका, जो श्री बालाजी बस के संस्थापक है। अच्छा। उनकी जिद थी कि तू ग्वालियर छोड़ जोधपुर में कुछ कर लो। हाँ, तो ये 2 पिलर हमेशा मेरे साथ थे। अच्छा। बाकी माँ बाप का आशीर्वाद। अच्छा। हाँ, डर माँ बाप को जरूर था, बट उन्होंने हमेशा यही कहा हाँ ठीक तू ट्राई कर। उन्होंने वो डर मन में रखा, मतलब एक्सप्लोर नहीं किया कि यार बच्चा है और कोशिश करा तो आशीर्वाद दे। अच्छा जी। आपको जो कभी लगा नहीं कि अगर इसमें मैं सफल नहीं हो पाया, प्लान बी कुछ था कि अगर कोचिंग मेरा नहीं चल पाया तो मैं क्या करूंगा आगे? अब प्लान भी ये था कि मैं पीजी कर चुका था और मुझे लगा कि जॉब तो कभी भी कर लूंगा, प्राइवेट जॉब तो मैं कभी भी कर लूंगा, बट आज जो मेरी एनर्जी है, जो कुछ करने की भूख है ना, तो ये शायद एक बार मुझे ट्राई करना चाहिए। तो जब आज माता पिता के सामने कभी जाते हो तो क्या विचार है? मैं सच बताऊं ना, मैंने मम्मी पापा के दोनों फेस देखे हैं। अच्छा। एक वो फेस था जब मैं ग्वालियर में स्ट्रगल कर रहा था जी। तो कोई पापा से पूछता था कि अशोक कहाँ है, तो थोड़ा गुस्से में रहते थे, बोला मुझे नहीं पता, उसी से पूछो कहाँ है। अच्छा। और आज 11 साल की मेहनत जब पापा ने बहुत करीब से देखी तो पूछते कि अशोक कहाँ है, तो बोलते हैं बैठो पहले चाय लोगे, कॉफी लेंगे। अच्छा। और फिर मेरा वो स्ट्रगल बताते, बहुत प्राउडली बताते। तो शायद कहीं कि ये पापा का ये ना टफ जो एक डिसीजन मुझे कुछ करने को मजबूर करा था, अंदर से बहुत सॉफ्ट हार्टेड है। अच्छा। तो वो आर्मी मैन हमेशा चाहते हैं हमारे बच्चे सही रास्ते पे चले, तो वो आज कहीं कि मुझे वो कहते हैं कि
मेरा टफ रहना जरूरी था ताकि तू सफल हो। आर्मी मैन वैसे रहते भी टफ है काफी हद तक बाहर से, हाँ, बट अंदर से बहुत सॉफ्ट हो। अंदर से तो बहुत सॉफ्ट होते हैं, अपने बच्चों के लिए, परिवार के लिए, वैसे देशवासियों के लिए भी, डेफिनेटली और सबके लिए। मेरे फादर जो है आर्मी में कर्नल के रैंक से रिटायरमेंट आए थे। अच्छा। और शायद उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया होगा हमारे लिए, बट आज मैं कोशिश करता हूँ कि मैं जितनी खुशी दे सकूँ ना वो पूरा ट्राई करता हूँ। मतलब अच्छा। पल पल मेरी तरफ से बेस्ट। क्या पसंद करते हैं फादर साहब आपके? फादर साहब एक तो ओपन माइंडेड है। अच्छा। दूसरा, अभी देखा जाए तो मम्मी पापा दोनों को बाईपास सर्जरी भी हो रखी है। अच्छा। तो मैंने पिछले कुछ टाइम पहले उनको एक थार रॉक्स गाड़ी गिफ्ट की। अच्छा। मतलब उनको जो जो छोटी छोटी चीजें मैं जो फील करता हूँ वो उनको दिलाने की ट्राई करता हूँ। उनको कमी नहीं है, अच्छा। बट वो एक उनके चेहरे पे जो स्माइल आती है ना, वो मेरी एज बढ़ा देती है। अच्छा, इसलिए जवान दिखते हो आज भी। सच में मतलब व्यक्तिगत जीवन बताइए, शादी वादी का क्या मामला है? शादी मेरी 2005 में हो गई थी। और जैसे उस राजस्थान दौर में भी? जी, जैसे राजस्थान में अपनी परंपरा है कि मम्मी पापा डिसाइड कर लेते हैं अच्छा। कि बेटा इस डेट को आपका बारात जाएगी और आपको आना है। अच्छा। और कहाँ हिम्मत होती है, तो जैसा पापा ने कहा वैसा फॉलो किया। और मैं शुक्रगुजार हूँ भगवान का, माँ बाप का। बहुत अच्छी वाइफ मिली। अच्छा। और 2 बच्चे हैं। अच्छा। एक अभी जो है 10th के एग्जाम दिए हैं, एक अभी 11th के एग्जाम दिया है। और बच्चों की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि 17-18 साल के बच्चे हैं? डेफिनेटली, बिल्कुल सर। ये जो देख रहे हैं वो कहेंगे सर झूठ बोल रहे हैं, सर खुद इतने दिख रहे हैं कि बच्चों देते सर दिख रहे हैं। ये सच में एक बच्चों का प्यार है, बट ये रियलिटी है कि भाई। और बच्चों की एजुकेशन, घर संभालने में वाइफ का बड़ा कंट्रीब्यूशन है, जिससे मैं दिल खोल के काम कर सकूं। अच्छा। तो उनका स्कूलिंग, उनकी टीचर पेरेंट्स मीटिंग, उनकी इंफॉर्मेशन स्कूल से रिगार्डिंग, एग्जाम दिलाना, सेंटर जाना, ये वाइफ मैनेज करती है। घर बहुत अच्छे से मैनेज करते हैं, और इसलिए मैं पूरा टाइम जो है संस्था को दे पाता हूँ। अच्छा, फिर वो नहीं कहते हैं हमारे से टाइम भी आप संस्था को दे रहे हैं? हाँ, कभी कभी ये हर फैमिली में होता है। मैंने वैसे गणपत सिंह का इंटरव्यू किया जी, राजपुरोहित साहब जी, प्रेम सिंह जी राजपुरोहित का इंटरव्यू किया मैंने, जी, भरत जी सारण का किया, बहुत सारे ऐसे शिक्षाविद है हमारे बाड़मेर के जो टॉप मोस्ट। जी, जी, बिल्कुल। सबकी यही समस्या रही कि घरवाली नाराज ही रहती है कि समय नहीं देते हो, फिर भी ठीक है, प्यार हमेशा उनका हमारे साथ बना रहता है, घर वही संभालती है। तो आपके भी यही हालात रहे? ये हर घर में सर शिकायत रहती है? शिकायत हमेशा रहती है। हर महिला चाहती है कि हमारे साथ कहीं शादी है, विवाह है, साथ चले जाए, समय दे। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल कोशिश करता हूँ सर। कोशिश करते हो, देते भी हो? कोशिश करता हूँ। और मैं सच बोलना, वीडियो देख लेंगे तो कहेंगे झूठ बोल रहे हैं पब्लिक के सामने। सर मैं मतलब कहूँ तो 60 to 70% मैं फुलफिल करता हूँ जो भी भागदौड़ होती है। अच्छा। और 40% जब पॉसिबिलिटी नहीं होती, सॉरी मांग लेता हूँ। और आज शायद वो मेरा संघर्ष देख पा रहे होंगे, तो उनको भी लगता है कि इनका शेड्यूल बहुत हेक्टिक है और इस वजह से नहीं टाइम दे पा रहे हैं। बट हाँ, शी ऑलवेज स्टैंड एज अ बैकबोन। अच्छा। तो मेरे उस समय की पढ़ाई मेरे आज की पढ़ाई में क्या अंतर है, थोड़ा इस पे जान। बहुत अच्छी बात है सर। उस समय की पढ़ाई की बात करें ना, तो एक तो टीचर का जो रेस्पेक्ट था ना, नेक्स्ट लेवल पे था। अच्छा। हम कभी टीचर से नजर नहीं मिला पाते थे। अच्छा। और दूसरा, बहुत ज्यादा एडवांस मीडिया नहीं था। अच्छा। तो वाइट उस चौक वाले बोर्ड पे जो लिखा जाता था वही हमारा कंटेंट होता है, और जो बुक होती थी उसी में से हम पढ़ते थे। अच्छा। हाँ, और वो एक लिमिटेड सोर्स था हमारे पास। मुझे याद है मैं 6th क्लास के बाद रूम लेने लग गया था गांव में। एक रूम लिया, खुद ही खाना बनाता था। 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में गांव में रूम लेके रहा। मैंने अपनी स्टडी वहां की। क्यों? घर वहां से लगभग 5 से 7 किलोमीटर दूर था, और इतनी कनेक्टिविटी नहीं थी आने जाने में। अच्छा। और शुरू में स्ट्रगल किया, बट पूरा दिन आने जाने में गुजर जाता था। 10 साल का बच्चा अकेले रह लेता था? बिल्कुल सर। मैं 6th क्लास से अकेला खुद, वो जो स्टोव होता है ना जिसमें हवा भरी जाती है, परोसे डाला जाता है, मुझे याद है मैं लाइन में चक 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 करके, और कभी वो बंद हो जाता, कभी बहुत काला धुआं निकलता, तो उसी पे रोटी बनाता था। अच्छा। सब्जी बनाता था। अच्छा। और सामने बरामदा था, वो मेरा नहाने की जगह थी। अच्छा। वहीं कपड़े धुलते थे, और मेन रोड पे एक रूम लेके रहता था। अच्छा। अकेले रहते थे? हाँ, अकेले। दोस्त यार बेली नहीं थे? हाँ, दोस्त, बिल्कुल दोस्त। जो मेरे उस समय दोस्त थे, प्रिय
श्री राम बिश्नोई जो अभी जोधपुर एम्स में डिप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है। अच्छा। दूसरे मेरे दोस्त थे चंदाराम चौधरी जो भी डिप्यूटी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट है। हम लोग तीनों लंगोटिया थे। एक आधे फेलियर का भी नाम बता दो। सच कहूं तो हम 6 क्लास से तीनों साथ में। अच्छा। और भगवान के आशीर्वाद से 25 साल के बाद में भी साथ में। अच्छा, वाह, ये बड़ी बात है। वो दोनों अभी जोधपुर एम्स में डीएनएस की पोस्ट पे हैं। ठीक बात है। और जब स्ट्रगल था तो उन्होंने मुझे काफी मदद की फाइनेंशियली। अच्छा। और आज हम जोधपुर में फिर एक साथ तीनों साथ में। अच्छा, ऐसा कोई दोस्त था जो पढ़ा लेकिन नौकरी नहीं लगा या सक्सेस नहीं हुआ? हाँ, आपके गांव में ऐसे बिल्कुल आपने पंचायती करता है, थड़े में बैठ के गांव की पूरी डिसाइड करता है, कैसे चलेगा? बिल्कुल, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा उनका। ऐसे मेरे 2 से 3 दोस्त थे। अच्छा। जो मेरे से काफी इंटेलिजेंट थे। अच्छा। कई बार रिसोर्सेज की कमी होती है, कई बार फाइनेंशियली बच्चा स्ट्रांग नहीं होता है, कई बार फैमिली मेंबर इतने अवेयर नहीं होते, और शायद हम लकी हैं कि हमारे पेरेंट्स ने हमारे कहने पर तुरंत स्टेप लिया और आज यहाँ तक पहुंच पाए। यहाँ आप उन अभिभावकों को क्या कहोगे जिनके बच्चे काफी इंटेलिजेंट है, जिनका आज कैरियर आप ढलान पे देख रहे हैं कि वो कुछ कर नहीं पाए, तो ऐसा आज भी चल रहा है कि बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं, रास्ता कहीं ना कहीं भटक जाते हैं? बहुत अच्छी बात है। तो बच्चों का ध्यान कैसे रखा जाए? मैं हमेशा ये सजेशन देता हूँ पेरेंट्स को कि आप बच्चा जब 8th क्लास में आए ना, तब से किस फील्ड में बच्चे को भेजना, किसी एजुकेटर से गाइडेंस लें और 8th क्लास से ही उस बच्चे को अपने उस फ्यूचर के बारे में दिखाना शुरू करें, उस फ्यूचर के बारे में बात करना शुरू करें, उस फ्यूचर के सक्सेस लोगों के बारे में बात करना शुरू करें, ताकि उसका ड्रीम स्ट्रांग होता जाए। और 10th के बाद हमें एक स्ट्रीम को चूज करना पड़ता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, जैसे साइंस का फील्ड है, कॉमर्स है, आर्ट्स है, तो बच्चे का माइंड सेट ही 8 से डेवलप हो जाएगा कि मुझे 10th के बाद क्या लेना है, फिर उसके बाद मुझे क्या करना होगा तो मैं अपने गोल को पूरा कर पाऊं। तो यहाँ पर कई पेरेंट्स आज भी गांव में, उनको नहीं पता कि हमारा बच्चा क्या पढ़ रहा है जी, किस फील्ड में जाना चाहते हैं। वो अपनी गांव की हताई में, शादी ब्याह में मस्त है जी। बट अभी पेरेंट्स को अवेयर होने की जरूरत है, सही वक्त पे गाइडेंस मिले, टाइम पे उन लोगों से मुलाकात करें जो सफल हो चुके, जो आज सक्सेस है जी। ना कि उनसे मिले जो फेलियर है जी। तो शायद गोल तक पहुंचना काफी आसान हो सकता है। इसमें अगर आप कह रहे हो कि बच्चों को ये बताना शुरू कर दें कि आपको किस फील्ड में जाना है जी, आप क्या बन सकते हैं जी, अगर ये बताएं तो बच्चा अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए तो बच्चों को क्या ध्यान रखना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। इसमें एक तो पेरेंट्स को, आजकल मीडिया का जमाना है तो फोन से दूर रखें। अच्छा। फोन से मतलब सच में ये जानना है, हर कोई आके कहता है कि मोबाइल का उपयोग कम से कम करें, आखिर मोबाइल नुकसान करता कैसे? ये आजकल क्या ना, एआई और ये मेटा का जमाना है। आप मन में जो सोच रहे हो, आप मोबाइल के पास में कुछ बोल भी रहे हो ना, तो उससे रिलेटेड डाटा मोबाइल में आपके सामने आने लग जाता है, और नहीं चाह करके भी आपका माइंड जो है उन रील्स को स्क्रॉल करने में, उनको देखने में, उनके बारे में डीप जानने में, ये इंटरेस्ट डेवलप होना शुरू हो जाता है। और पता ही नहीं चलता कि वो बच्चा बहुत ब्रिलियंट हुआ करता था और आज वो एक मोबाइल का एडिक्टेड बच्चा बन चुका है और अपने कैरियर को पूरी तरीके से डाइवर्ट कर चुका है। और फिर कुछ ऐसी जिद उसकी आपके सामने आने लगेगी कि नहीं मम्मी, ये नहीं होगा तो मैं ऐसा कर लूंगा, ये नहीं होगा तो ऐसा कर लूंगा। तो कई बार माँ बाप मजबूर भी हो जाते हैं और ये माँ बाप की कमजोरी का फायदा भी उठाने लग जाते हैं बच्चे। तो जितना हो सके बच्चे को अपनी फील्ड को चूज करने तक, एक प्रोफेशनल कोर्स में एंटर होने तक मोबाइल से दूर रखें, तो आपका बच्चा शायद बहुत जल्दी सही वक्त पे अपनी जिंदगी में करियर बना पाए। बच्चे को बात करें तो विद्यार्थी मोबाइल कब यूज करें, एग्जिट समय कब ठीक है कि अब आप फोन देख सकते हैं, जब फोन का उपयोग कितना और किस हद तक करना है? बहुत अच्छी बात कही सर। 12th के बाद जब आप किसी प्रोफेशनल कोर्स में एंट्री लेते हैं जी, और किसी भी प्रोफेशनल कोर्स का फर्स्ट ईयर काफी टफ होता है। अच्छा। और ऑलमोस्ट फर्स्ट ईयर एंड हो जाता है तो कई सारी चीजें ऑनलाइन हमें जरूरत पड़ती है एज ए स्टूडेंट। अच्छा। तो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर तक जाते जाते आप मोबाइल के टच में आए, और स्पेशली उस समय फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी आईडी बनाने के बारे में मत सोचें। अच्छा। अपने कंटेंट को सर्च करें, अपने कंटेंट बनाने के तरीके को सर्च करें, अपडेट इंफॉर्मेशन के बारे में जानें, खुद को अपडेट करें, और जब आप इंडिपेंडेंट हो जाएं तो जिए अपनी जिंदगी। वाह, क्या बात है। जब आपने कोचिंग के बारे में सोचा, शुरू कर दिया जी, उसके बाद कभी मन में विचार आया, अकेले बैठे थे कि मुझे ये कोचिंग का काम छोड़ देना चाहिए,
जब 5-7 बच्चे थे उस समय, उसके बाद भी, या जीवन में कभी भी, आज या आपकी 11-12 साल की जर्नी है इस समय, कभी भी ऐसा लगा कि मुझे इससे दूर हो जाना चाहिए? सर एक्चुअली सच कहूँ ना, मुझे जेएनसी शब्द से पहचान मिली। अच्छा। और आज मुझे कोई कहीं पब्लिक में कहता ना ये जिंक वाले लकी सर है, अच्छा। तो अंदर से ऐसा लगता है कि सच में मतलब कुछ किया जिंदगी में। तो मेरी लाइफ में ये छोड़ने वाला मोमेंट कभी नहीं आया। हाँ, ये हमेशा रहा है कि मुझे वक्त के साथ नया करना है और अपने हार्डवर्क को कंसिस्टेंट रखना है। जो काम मैं कर रहा हूँ मुझे रोज करना है। और आज भी यदि आप मेरे टीम मेंबर से, मेरी फैमिली से पूछोगे ना, मैं 8 बजे घर छोड़ देता हूँ। मैं कभी दिन को सोया नहीं हूँ। मैं कभी अपने घर में आराम नहीं किया और ऑलमोस्ट 10 से 12 घंटे मैं संस्था को देता हूँ। उसके बाद भी घर पहुंच के 1 घंटा मैं मीडिया को देता हूँ। जो मेरे इंफॉर्मेशन होती है मैं खुद अपडेट करता हूँ। और रात को यदि मेरी 2 बजे भी नींद खुल रही ना, तो मैं सिर्फ जेआईएनसी और स्कूल के बारे में सोचता रहता हूँ। अच्छा, मतलब तो लोग कहेंगे नहीं कि ज्यादा ही कुछ ऑफिशियल हो गए हैं क्या? व्यक्तिगत जीवन को आराम भी करना चाहिए। व्यक्ति को जीवन एक बार ही मिलता है। अगर अपन अध्यात्म तरफ बढ़ते हैं तो कहते हैं ज्यादा दौड़ भाग नहीं करनी चाहिए। तो लोग बिल्कुल, ये मेरे सोसाइटी में, फ्रेंड सर्किल में लोग कहते हैं जब रिटायर हो जाओगे लोग कहेंगे कि जब जवान थे तब तो अपने फील्ड की तरफ दौड़े, अब रिटायर हो गए, अब गांव में आ रहे हैं। ये सच है। बट सर मेरा क्या मानना है कि आप लाइफ में जो भी काम करो ना जी, उससे प्यार करो। अच्छा। और उस पे अपना सब कुछ झोंक दो, तो दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। सही बात। यदि यदि आप अपने काम को 20% दे रहे हो, 40% दे रहे हो, 60% दे रहे हो ना जी, तो आपका आउटपुट भी इतना ही मिलेगा। और जिस दिन आप 100% दोगे ना तो आउटपुट भी आपको 100% मिलेगा। तो ऐसी सिचुएशन आती है। बट आई डोंट नो, आई लव टू डू वर्क टुवर्ड जेएनसी। और मेरे ब्लड में भी आप सेल को निकाल के माइक्रोस्कोप के नीचे मेलोगे ना, अंदर रखोगे ना, वहां पर भी आपको ना जेएनसी नामक का जीन दिखेगा। मतलब इतना प्यार करता हूँ। वाह, क्या बात है। अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार हो सर। जी सर, जी सर। आपके जीवन का सबसे टर्निंग पॉइंट क्या रहा है जिसको लेकर के आप आज भी विचार करते हो वहां से अगर मैं नहीं बदलता तो शायद आज यहाँ नहीं होता? सर इसमें 2 टर्निंग पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जी। पहला मेरा वो डिसीजन कि मैं एक बार लाइफ में अपना कुछ ट्राई जरूर करूंगा जी। वहां से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई 2015 में। और एक कोविड, अच्छा। कोविड ने सर दिया भी बहुत कुछ है, कई लोगों के साथ अनहोनी भी बहुत हुई है। बट मैं मानता हूं कोविड में जब सब कुछ लॉक हो गया, मैं भी घर चला गया और घर रहते रहते गांव तक आने की परमिशन नहीं थी। अच्छा। बाल बढ़ गए, सेविंग बढ़ गई। और एक डेली काम करने वाला आदमी मतलब अपने आप को ऐसे पूछता है भाई कर क्या रहा तू। तो मैं उस समय लॉकडाउन में कैसे ही करके वापस जोधपुर आया। अच्छा। जोधपुर आके, अब जोधपुर शहर में एंट्री नहीं, तो मैं गाड़ी किसी और के घर के आके छोड़ता था। अच्छा। अपने संस्था में जाके अंदर से बंद करके, उसमें मेरे पास व्हाइट बोर्ड था और मोबाइल को मेरे जो पार्टनर हनुमान सर उनके हाथ में पकड़ाते थे। और हमने ये सोचा कि यार जो भी आता ना फ्री पढ़ा देते। अच्छा। और नर्सिंग में हमारे 17 सब्जेक्ट है। मैंने 17 के 17 सब्जेक्ट को यूट्यूब पे फ्री पढ़ाया। अच्छा। और फिर डिजिटल बोर्ड लेके आए और धीरे धीरे वो 1-1.5 महीने में बहुत सारा प्यार मिला मुझे फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर से जो स्टूडेंट लाइफ में स्ट्रगल कर रहे थे। और वो टर्निंग पॉइंट था कि मैं मेहनत तो कर रहा था जोधपुर में जी, बट महाराष्ट्र वाले बच्चे को नहीं पता था। अच्छा। केरला वाले को नहीं पता, जम्मू वाले को नहीं पता कि कोई नर्सिंग फील्ड में इतना अच्छा भी कर रहा है। जी। तो वो हाइक मिली मुझे वहां से और मैं पैन इंडिया पे हर नर्सिंग के बच्चे तक पहुंच पाया। उसको मैं टर्निंग पॉइंट मानता हूं सर। अच्छा। जी सर। जब आपने शुरू में स्टार्ट किया ऑनलाइन, जी, कैसा फील करते थे? काफी मुश्किल था क्योंकि आपके सामने कोई नहीं होता, एक बंद रूम होता है और आपको हंसना भी पड़ता है, आपको गुस्सा भी करना पड़ता है, आपको लगातार एनर्जी बनाए रखनी पड़ती है। अच्छा। कई बार आपको उबासी भी आ रही होती है, आप कॉर्नर में जाके उबासी लेके अपने आप को सेटल करते हो क्योंकि आपको एक लंबा क्लास भी लेना होता है। अच्छा। तो बिगनिंग में काफी मुश्किल था बट धीरे धीरे एनवायरमेंट अडॉप्ट हो गया और आज भी मैं लगभग 4 से 6 घंटे पर डे क्लास लेता हूँ ऑनलाइन ऑफलाइन बैच में। अच्छा। और मेरी कंसिस्टेंसी मतलब लगातार वो काम कर रहा हूँ। क्लास लेते हो ना जैसे ऑनलाइन बंद कमरे में? जी। इसके बारे में मैंने पूछा तो है पर प्रमुखता से नहीं पूछा। जी। कैसा फील होता है उस 4-5 घंटे क्लास लेने वाले के साथ? क्या होता है यदि आपके सामने
ऑनलाइन यदि यूट्यूब पे ले रहे हो या किसी कोर्स में आप क्लास ले रहे हो जी तो चैट बॉक्स में बच्चों के लगातार एक तो कमेंट्स दिखते हैं, ठीक बात है। तो कुछ क्वेरीज होती है तो भी हम रिप्लाई करते हैं, बट सच काउंट इज अ वेरी टफ, मुश्किल है। 1 घंटा हो जाएगा, 1.5 घंटा हो जाएगा। जब आप बड़ी क्लास ले रहे हो ना तो कॉन्स्टेंटली अपनी एनर्जी को बनाए रखना है। आपकी एनर्जी लैक हुई नहीं, बच्चे लैक हुए नहीं। अच्छा, तो बच्चे आपसे डायरेक्ट नहीं मिल पा रहे, वो आपको यूट्यूब के माध्यम से, ऐप के माध्यम से, वेबसाइट के माध्यम से देख रहे हैं, तो आपको ये सोच के पढ़ाना है कि उनकी एनर्जी भी मेरे से ज्यादा बनी रहे। अच्छा, तो माइंडसेट बहुत स्ट्रांग चाहिए होता है और इट इज वेरी टफ, बट जो अपने टीचिंग से प्यार करता है उसके लिए काफी इजी रहता है। अच्छा। जी सर। जब बात करें 2015 की, जी सर। उस समय के नए नए अक्की सर और आज 2026 के अक्की सर में क्या फर्क देखते हैं आप? सर बट सबसे बड़ा फर्क है कि आज मैं बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल हो गया। अच्छा, वो जर्नी स्टार्ट करना और आज, उस समय आपके पास एक लिमिटेड ऑडियंस होती है, 200, 250, 300, 400 बच्चे, ठीक है। और पिछले 11 साल में आज इंडिया में नर्सिंग प्रोफेशन में रहने वाला स्टूडेंट हो, फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर हो, कहीं हॉस्पिटल में नर्सिंग ऑफिसर के पोस्ट पे काम करने वाला बच्चा हो, वो आपको फॉलो करता है, वो आप जैसा बनना चाहता है। और जब कोई आपको फॉलो कर रहा है, कोई आप जैसा बनना चाहता है ना, तो यू आर मोर रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि अब आप किसी के आइडियल बन चुके जी। और जब लाखों की फैन फॉलोइंग आपके पीछे चल रही है, तो आपका एक डिसीजन, आपका बोला हुआ एक शब्द बहुत मायने रखता है। तो बहुत सोचना पड़ता है, बहुत डिसिप्लिन में रहना पड़ता है, बहुत हार्डवर्क करना पड़ता है और लगातार कुछ न कुछ नया करना पड़ता है, ताकि वो ऑडियंस जो मेरे पीछे चल रही है वो भी अपने सपने तक पहुंच पाए। उनके अंदर भी एक भूख पैदा होगी, सर कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं कर सकते? सर दिन में यदि 10 काम करते ना तो हम 2 काम क्यों नहीं कर सकते? सर कभी छुट्टी नहीं लेते ना तो हम क्यों छुट्टी लें? सर हमेशा कुछ न कुछ इनोवेटिव करते हैं, हम क्यों नहीं कर सकते? तो ये बहुत ही प्यारा एक रिलेशन है बच्चों का और मेरा, जिससे मैं कॉन्स्टेंटली आगे बढ़ने की कोशिश करता हूँ। और ये एक मेजर डिफरेंस मैंने फील किया। वैसे सफल व्यक्ति को पब्लिक में रहना काफी मुश्किल है ना? बहुत अच्छी बात सामान्य की सर। आपका हर एक स्टेप लोग नोट करते हैं, आप गलत नहीं हो और फिर भी गलत जगह पहुंच गए तो भी लोग कहेंगे। बहुत सच बात, मैंने यही बात अभी आपको कहा। मैं अभी आज यदि मार्केट में कुछ काम से जाता हूँ, कहीं कोई विजिट पे जाता हूँ, कहीं मंदिर में दर्शन करने जाता हूँ, ऑलमोस्ट मुझे कोई न कोई जरूर मिलता है। और पल पल ये सोचता हूँ कि मेरी कोई ऐसी एक्टिविटी जो मेरे बच्चों को हर्ट ना कर दे, मेरी कोई ऐसी हरकत जो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर को ठेस ना पहुंचाए। मैं हमेशा चाहता हूं मैं जो भी करूं मेरे बच्चे देख के प्राउड फील करें। तो काफी मुश्किल होता है, पब्लिक में लगातार आपको बने रहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि कई इनडायरेक्ट आईज होती है ना, वो आपको वॉच करती है। हाँ। और कई ऐसी ऑडियंस भी होती है जो आप कभी नहीं मिले जी, बट वो आपको जानते हैं जी। वो बहुत दूर से आपको डिटेक्ट करेंगे, वो अक्की सर है, वो जेएनसी वाला अशोक सर है, इनकी जेएनसी इंस्टीट्यूट, इनकी लाहौर में स्कूल है। तो यू शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। जी। वैसे साइंस की बात करें तो डॉक्टर बहुत हाईलाइट रहते हैं जी, लेकिन एक नर्सिंग ऑफिसर भी बड़ा पद है, पोस्ट है जो बड़ा मायने रखता है। आप कहीं भी जाएंगे परमानेंट अगर कोई मिलेगा तो आपको नर्सिंग ऑफिसर ही मिलेगा। हॉस्पिटल इमरजेंसी में जी, कोई है तो टांके लगा रहा है तो भी नर्सिंग ऑफिसर है, काट रहा है तो भी नर्सिंग ऑफिसर है, इंजेक्शन डाल रहा है तो भी नर्सिंग। ये जो नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट और ये जो काम है ना, इसको आप कैसे देखते हैं? ये कितना महत्वपूर्ण है और इसको इतना वेटेज नहीं मिल रहा है? बहुत अच्छी बात पूछी सर। एक्चुअली मैं एक वर्ड में आपको बताऊं ना जी, डॉक्टर जो है इज अ ब्रेन ऑफ हॉस्पिटल, जी। नर्सिंग ऑफिसर इज अ हार्ट ऑफ हॉस्पिटल। अच्छा। इफ ब्रेन कैन डाई, हॉस्पिटल कैन सर्वाइव। अच्छा, इफ हार्ट कैन डाई, हॉस्पिटल कैन नॉट सर्वाइव। अच्छा। मतलब हॉस्पिटल का जो ब्रेन है जी, वो डॉक्टर है, जी, और हॉस्पिटल जो दिल है वो नर्सिंग ऑफिसर है। जी, ब्रेन डेड हो जाता है ना जी, तो इंसान मरता नहीं है, बेड पे पड़ा रहता है। बिल्कुल बट जिस दिन हार्ट डेड हो गया ना तो इंसान को मरना पड़ेगा, निपट लेगा। तो एक्चुअली नर्सिंग ऑफिसर जो है किसी भी हॉस्पिटल का हार्ट है, कोर है। मतलब डॉक्टर अपना काम करता है बट एक्चुअली पेशेंट को रिकवर होने में, पेशेंट की कई ऐसी प्रॉब्लम जो सुनने में और साइकोलॉजिकल उसको बूस्ट करने में नर्सिंग ऑफिसर मैक्सिमम रोल प्ले करता है और वो पेशेंट के साथ मैक्सिमम टाइम देता है।
तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन, डॉक्टर अपना वर्क करता है, नर्सिंग ऑफिसर अपना वर्क करता है, बट मैंने कहा ना, इफ योर हार्ट कैन डाई यू कैन नॉट सर्वाइव। आपका हार्ट जिस दिन काम करना बंद कर देगा ना, उस दिन आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो नर्सिंग ऑफिसर हॉस्पिटल का हार्ट होते हैं। सरकारें नर्सिंग ऑफिसर को लेकर के उनके हक और हुकूक के बारे में बात करती कभी? हाँ, कई बार मुद्दे होते हैं, उन मुद्दों पे नर्सिंग ऑफिसर भी अपनी आवाज उठाते हैं जी। कई बार गवर्नमेंट के साथ भी वार्तालाप होती है। इसमें 2-3 मुद्दे मैं आपको शेयर करना चाहूंगा जी। एक जो है, गवर्नमेंट को इसके बारे में जरूर सोचना चाहिए। एम्स जितने भी इंडिया में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, लगभग आज के टाइम में 18 एम्स जो है वो वर्किंग है जी। तो एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की जो भी भर्ती आती, उसमें एम्स की ऑटोनोमस बॉडी ने 80-20 कर रखा है। 80-20 मीन्स वो 80% गर्ल्स को लेते हैं जी और 20% बॉयज को लेते हैं। जो ये पिछले कई सालों से बॉयज के लिए कंपटीशन काफी टफ कर रहा है। इस पे कई बार वॉइस राइज की कि 50-50 कर दिया जाए, या ऐसा कोई रूल नहीं होना चाहिए जी। बट गवर्नमेंट इस पे बिल्कुल नहीं सुन रही है। तो ये एक बड़ा मुद्दा है और हमने भी कई बार ट्राई किया है, और ये मुझे लगता है कि फीमेल्स को भी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि जो मेहनत करे ना वो जीते। जी, सही बात। जो बेस्ट परफॉर्म करें वो आगे बढ़े। तो ये एक हाईलाइटिंग मुद्दा है। इस पे यदि गवर्नमेंट सोचे, आरक्षण तो 30% ही है जी। ऐसा सर क्या होता कि एम्स ऑटोनोमस है, मतलब वो खुद ही अपनी चीजों को चलाता है। अच्छा। और उसमें मेजर रोल जो है वो डॉक्टर्स का होता है। अच्छा। ऑटोनोमस बॉडी में जी। अब उनके कई अलग अलग व्यूज है कि फीमेल स्टाफ कम है, फीमेल स्टाफ के केयर से जो है नर्सिंग ऑफिसर के पेशेंट कंफर्ट फील करता है, भाई वो कई सारी चीजें हैं। बट एज ए यदि हम देखें तो जहां 4 फीमेल है ना, वहां 4 मेल भी चाहिए। कई बड़े इक्विपमेंट होते हैं, कैरी करना होता है। कई ऐसी अनवांटेड एक्टिविटी अटेंडर के द्वारा हो जाती, उसको कैरी करना पड़ता है। जी। तो मेल और फीमेल दोनों की प्रेजेंस उतनी जरूरी है। तो इस रेशियो को जो है थोड़ा 50-50 करें तो ज्यादा बेहतर है, और बॉयज के लिए काफी इजी हो जाएगा। अच्छा। दूसरा, राजस्थान गवर्नमेंट में देखें तो कई बच्चे जो है कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए। अच्छा। और जो बच्चे कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट उनको पर ईयर का कुछ बोनस देता है जी। और बोनस से वो उनको जॉब में काफी बड़ा बेनिफिट मिलता है, जिसकी वजह से जो प्रिपरेशन करे उन बच्चों का चांस कम हो जाता है। तो इसमें भी राजस्थान गवर्नमेंट सोच रही है कुछ बैठ के, इसका भी सही रास्ता निकलना चाहिए। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? आपसे ज्यादा कौन जानता है नर्सिंग? मैं ये राजस्थान गवर्नमेंट में जो वैकेंसी है, जैसे आपने कहा कि आपके अकॉर्डिंग क्या बेस्ट होना चाहिए, तो मैं ये कहूंगा कि जो डिजर्व कैंडिडेट है उसको मौका मिलना चाहिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम के द्वारा जी चयन होना चाहिए, जिससे आपको एक तो नॉलेजेबल नर्सिंग ऑफिसर मिलेगा जी, डिजर्व कैंडिडेट मिलेगा, और इससे पेशेंट को फायदा होगा, पब्लिक को फायदा होगा। तो मैं यही सोचता हूं कि कंपटीशन के द्वारा बच्चों का सिलेक्शन हो तो ज्यादा बेहतर है। आप 3 बता रहे थे, इसमें एक और समस्या कौन सी थी? थर्ड जो है सर, कई सारे जैसे प्राइवेट नर्सिंग कॉलेजेस है जी और उनके पास हॉस्पिटल नहीं है जी। और बच्चे 4 साल की 3 साल की नर्सिंग पूरी कर लेते हैं और हॉस्पिटल के दर्शन भी नहीं करते। अब वो बच्चे जैसे ही हॉस्पिटल में कहीं प्राइवेट में जाते हैं नौकरी के लिए, तो पेशेंट के लिए वो डेंजर है। अच्छा। उनका स्किल नहीं है, उनको एक्सपोजर नहीं मिला है, उन्होंने स्टूडेंट लाइफ में वो ट्रेनिंग के लिए गए नहीं है, उन्होंने काम सीखा नहीं है। तो मैं यही चाहता हूं कि हर प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज का अपना हॉस्पिटल हो, और फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, या फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में जो इंडियन नर्सिंग काउंसिल के द्वारा जो सिलेबस में जितने आवर्स प्रैक्टिस के लिए या ट्रेनिंग के लिए दिए गए हैं, उतना उनको मिलना चाहिए, जिससे एक अच्छे नर्सिंग ऑफिसर मिल सके। वैसे ये प्राइवेट जो कॉलेज है ना, बाहर से करके आते हैं, ये क्या मामला? राजस्थान बहुत सारे युवा बाहर से नर्सिंग करते हैं। आपने बाहर से करी है? बहुत अच्छी बात पूछी सर। ये क्यों है ज्यादा? इसमें क्या है ऐसा? नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, जाना नहीं पड़ता वहां? नहीं, उसमें क्या होता है सर, आप इंडिया के किसी भी स्टेट से यदि नर्सिंग करते हो, अभी तो काफी चीजें चेंज हो गई है जी। जैसे मैंने बाहर सीखी तो उस समय मुझे राजस्थान के जितने भी कॉलेज थे उसमें सीट फुल थी और नंबर ऑफ कॉलेज कम थे। अच्छा। तो मुझे सर्च करते 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 मुझे ये था कि जहां पर भी मुझे एडमिशन मिले मैं कैरी करूंगा। तो उस समय 2002 में लिमिटेड कॉलेजेस होती थी और मुझे एमपी में मौका मिला, और उस समय आप किसी भी स्टेट में इजीली एडमिशन ले सकते थे। और आज के टाइम हर स्टेट ने अपना एक एंट्रेंस टेस्ट कर दिया।
अच्छा और टेस्ट के थ्रू ही आप नर्सिंग, चाहे प्राइवेट हो चाहे गवर्नमेंट हो, नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। अच्छा। दूसरा, बाहर के नर्सिंग कॉलेजेस में और राजस्थान के नर्सिंग कॉलेज में पिछले टाइम को यदि हम एनालिसिस करें तो फीस में एक मेजर डिफरेंस था। जहां राजस्थान में 1 लाख रुपए साल की फीस है, अदर स्टेट में 50,000। तो एक ये रीजन भी रहा कि बहुत सारी पब्लिक आउट ऑफ राजस्थान जाके नर्सिंग कैरी किया जी। दूसरा, राजस्थान में जो बच्चे नर्सिंग करते हैं मैक्सिमम उनके पेपर इंग्लिश में कैरी होते हैं। अच्छा। और कुछ स्टेट में बाई लैंग्वेज में आते हैं। अच्छा। तो थोड़ा एक लैंग्वेज का डर थी बच्चों का कि मेरा रिजल्ट अच्छा नहीं जाएगा, मैं हिंदी इंग्लिश दोनों में लिख लूं। इस रीजन से भी बच्चे अदर स्टेट में गए। अच्छा। तो कई सारे रीजन है जो एक्चुअल कोई जानना चाहता नहीं, फिर सीधा ही बोलता कि बाहर से करके आए, ज्यादा परसेंटेज है, राजस्थान वालों को कम है, उनको मौका मिलता है। अच्छा। हाँ, बट एक्चुअली ऐसा नहीं है। वैसे विद्यार्थी के हिसाब से देखा जाए तो बच्चे को बीएससी क्यों करना चाहिए और कौन से बच्चे को बीएससी की तरफ बढ़ना चाहिए? बहुत अच्छी सवाल। एक्चुअली जो बच्चा 12th में साइंस के साथ है जी, और पहला सपना हर बच्चे को होता है कि मैं डॉक्टर बनूं, ठीक बात है। बट हमेशा लाइफ में बी प्लान लेके चलना चाहिए। अच्छा। कि यदि मैं दिल्ली जाने का सोच रहा हूं तो जयपुर तो पहुंच ही जाओ। अच्छा। तो जब आप नीट की तैयारी कर रहे हो, आप 11th 12th को बहुत डीपली पढ़ रहे हो, ठीक। आप नीट का एग्जाम भी दे रहे हो, जी। तो बी प्लान होना चाहिए कि मुझे डॉक्टर के बाद एक बेस्ट प्रोफेशन जो है कौन सा है। तो नर्सिंग 4 साल का कोर्स, कम समय में आप इंडिपेंडेंट हो सकते हो, तो उन बच्चों को नर्सिंग एंट्रेंस का एग्जाम देना चाहिए। दूसरा, जिस बच्चे के 12th में बहुत ज्यादा परसेंटेज नहीं है, बहुत ब्रिलियंट नहीं है, तो उसको बहुत बड़े सपने की बजाय नर्सिंग प्रोफेशन में एंट्री लेने के लिए नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट की प्रिपरेशन करनी चाहिए, जो अपने आरयूएचएस के द्वारा कंडक्ट होता है। जी। गर्ल्स के लिए बड़ी अपॉर्चुनिटी है सर। एम्स में जितने भी एम्स हैं उनमें ओनली फॉर फीमेल एंट्रेंस टेस्ट होता है और उसमें लगभग फ्री नर्सिंग होती है। अच्छा। और ये कई सारे लोगों को जानकारी नहीं है, जो लोग गांव से, विलेज से बिलोंग करते हैं। जी। मैं उनको बताना चाहता हूं कि आपकी बिटिया यदि 12th साइंस में है और आप नर्सिंग प्रोफेशन में आना चाहते हो तो कई अपॉर्चुनिटी, सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि आप बच्ची को नर्सिंग एंट्रेंस की तैयारी करें। एम्स में नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम होता है, जिसमें यदि आपकी बच्ची सेलेक्ट होती है तो आपको 1500 रुपए महीने का खर्चे के हिसाब से 4 साल गुजारने होते हैं। अच्छा। बहुत अच्छा अकोमोडेशन मिलता है, आप बहुत अच्छे हॉस्पिटल से काम सीखते हो और आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट होता है। दूसरा, राजस्थान गवर्नमेंट का एंट्रेंस टेस्ट होता है, जो बॉयज और गर्ल्स दोनों के लिए। जी। तीसरा, एमएनएस, मिलिट्री नर्सिंग सर्विस, जो बहुत कम लोगों को पता है। एमएनएस के बारे में सब मिलिट्री पेरेंट्स ही जानते हैं, बट एमएनएस का एग्जाम देने से पहले आपको नीट का एग्जाम अटेंड करना पड़ता है। फिर एमएनएस का सेपरेट एग्जाम होता है ओनली फॉर फीमेल। अच्छा। और लगभग इंडिया में 221 सीट है। यदि आप एग्जाम क्रैक करते हो तो 4 साल की नर्सिंग एमएनएस मिलिट्री से करवाएंगे, फिर आपको लेफ्टिनेंट का पोस्ट मिलेगा, 2 स्टार लगेंगे, 1 अशोक स्तंभ लगेंगे और बहुत प्राउड जॉब मिलता है। अच्छा जी। आपके जिंक से बच्चे गए? हाँ, एमएनएस में काफी बच्चे गए हैं और एम्स और आरयूएचएस में एंट्रेंस में काफी बच्चे जेएनसी, हर साल बहुत बच्चे निकलते हैं। अच्छा। और आज भी हर एम्स में किसी क्लास में जाके पूछोगे जेएनसी से कौन सेलेक्ट हो गया, तो आपको एक 5 से 10% रेशियो देखने को मिलेगा। अच्छा जी सर। नहीं, इसमें तो पर वो जो एमएनएस का है ना, उसके बारे में पूछा। हाँ, एमएनएस में हर साल 4-5 बच्चे जो है आपके अपने जेएनसी से निकलते हैं। अच्छा। उनका 1 साल का फाउंडेशन कोर्स होता है। 1 साल के कोर्स के बाद ऑलमोस्ट अच्छा रिजल्ट है सर। अच्छा जी। जो नर्सिंग कर चुके हैं ना, जी सर, उनके लिए नॉर्सेट एग्जाम कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत अच्छी बात। आई थिंक ये हर फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर का सपना है कि नॉर्सेट क्रैक करना। नॉर्सेट जो है, ये जितने भी एम्स हैं इंडिया में या सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी हॉस्पिटल है जी, इन सब का एक कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है जी, जिसमें बीएससी नर्सिंग करने वाला बच्चा बीएससी नर्सिंग के तुरंत बाद फॉर्म भर सकता है। जिन्होंने जीएनएम नर्सिंग किया है उसको कम से कम 50 बेड हॉस्पिटल का 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होता है। और ये नॉर्सेट जो है, ये साल में 2 बार कैरी होता है, एक अप्रैल मंथ में, एक सितंबर मंथ में। मतलब आपको साल में 2 मौके मिलते हैं। इसमें 2 एग्जाम होते हैं जी। प्रीलिम होता है पहले, वो आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, फिर मेंस होता है। अच्छा। प्रीलिम जो होता है उसमें 80 एमसीक्यू जो है वो नर्सिंग फील्ड से आते हैं
20 MCQ रीजनिंग, मैथ्स और जीके से आते हैं, और ये लगभग 90 मिनट मिलते हैं आपको, और 100 MCQ आते हैं। तो इसको आपको क्वालिफाई करना होता है। जैसे ही प्रीलिम को आप क्वालिफाई कर लेते हो तो 15 to 20 डेज के बाद में मेंस का एग्जाम होता है, जिसमें 160 MCQ आते हैं और 180 मिनट का टाइम मिलता है, और उसकी मेरिट के आधार पर आपको अपना ड्रीम एम्स मिलता है। अच्छा। और ये जैसे आप ड्रीम एम्स में नर्सिंग ऑफिसर बन जाओगे, याद रखना बच्चों, 1,30,000 तो सैलरी है, 11 छुट्टी है, 19 वर्किंग डे है, 6 घंटे की ड्यूटी है। आई थिंक इससे बेस्ट नर्सिंग प्रोफेशन में नौकरी नहीं है। तो बाकी वालों के लिए कितनी ड्यूटी होती है? ऑलमोस्ट 6 to 8 आवर होती है। अच्छा। बट इसमें 3 शिफ्ट होती है। अच्छा। सुबह 8 से 2, 2 से 8, और नाइट ड्यूटी जो 8 से 8। अच्छा। तो आई थिंक ये नर्सिंग प्रोफेशन का प्रीमियम जॉब है। अच्छा जी। आपके यहाँ से गए बच्चे इसके लिए? सर, JNC जो है नॉर्थ स्टेट के नाम से ही पहचाना जाता है। अच्छा। यदि इंडिया में 3,000 सिलेक्शन कहीं होते हैं, तो आप मान लीजिए उसमें से जो है लगभग 500-700 बच्चे जो है सब JNC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग जोधपुर से होते हैं। अच्छा। और क्योंकि एक तो पिछले 11 सालों से ये संस्थान चल रही है जी। यहाँ पर जो टीचर टीच करने वाले, ये सबसे स्टेबल टीम है। मतलब आज तक JINC से कोई टीचर ना तो किसी कोचिंग में गया, ना मैं किसी कोचिंग से टीचर को लाया। अच्छा। ये सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है किसी भी इंस्टीट्यूट की मैं बात करूं। जी। और लगभग 40,000 प्लस बच्चे JINC नर्सिंग ऑफिसर कोचिंग से अपने सपने को पूरा कर चुके हैं। अच्छा। और आज हर एक नर्सिंग स्टूडेंट के जबान पे एक बार JINC जरूर जाना, क्योंकि नर्सिंग ऑफिसर बनने का रास्ता यहीं से गुजरता है।